नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। ताज़ा स्थिति क्या है? आज 13वां दिन है जंग का। मैं अमृतपाल सिंह यहाँ टेल अवीव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड ज़मीनी हकीकत क्या है वो बता रहा हूँ। अगले आधे घंटे में आपको हर वो खबर जो इस जंग से जुड़ी हुई है, कूटनीति भी साथ साथ हो रही है, हम आपको लाके देंगे। आज ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं। इस होटल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और ऋषि सुनाक की मीटिंग चल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से बात की। आइए देखते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है, लेकिन तनाव कम होने का दूर दूर तक कोई संकेत मिलता नहीं दिख रहा। इस युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो चुकी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गजा में 3,478 लोग मारे गए हैं और 12,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ के दौरान मारे गए इजराइल में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नागरिक हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक इजराइल पहुंचे हैं। इस दौरे के जरिए वो दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि युद्ध के बीच ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. इसी बीच गजा के अल अहली अस्पताल की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विस्फोट में काफी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने विस्फोट के लिए इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस हमले को लेकर इनकार करते हुए इजराइल का कहना है कि आतंकवादी समूह हमास द्वारा असफल रॉकेट प्रक्षेपण के कारण ये विस्फोट हुआ है। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान दक्षिणी गजा पट्टी में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए और कम से कम 21 अन्य घायल हो गए हैं। हवाई हमलों ने रफा और अल मसरी टावर की ऊपरी मंजिल को भी निशाना बनाया है। घायलों को अब यूसुफ अल नजर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद कहा कि इजराइल गजा में तब तक मानवीय सहायता की अनुमति देता रहेगा जब तक कि हमास के साथ युद्ध समाप्त न हो जाए। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि पूरे गजा पट्टी पर हर समय हमला करना जारी रखा है। आईडीएफ ने हमास के सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिनमें से दर्जनों पर सगेया पड़ोस में हमला किया गया था। जिन सैकड़ों आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया, उनमें टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण स्थल, सुरंग शॉप, खुफिया बुनियादी ढांचे, परिचालन मुख्यालय और अन्य मुख्यालय शामिल हैं। पेंटागन में एक बैठक के दौरान अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट के बीच चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों ने इजराइल पर हमास के हमले और इसके बाद की लड़ाई के बाद आगे की अस्थिरता को रोकने के लिए संपत्ति की तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया। चर्चा का विषय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रहा। यूरोपीय संघ के प्रवासन मंत्रियों ने फ्रांस और बेल्जियम में घातक हमलों के बाद ब्लॉक में सुरक्षा में सुधार पर चर्चा करने के लिए बैठक की। साथ ही इस चिंता पर भी चर्चा की कि क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन को मजबूर करेगा। इजराइल और हमास युद्ध पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि गजा संघर्ष से क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा पैदा हो गया है। सर्गेई लावरोव ने ये भी कहा कि गजा संघर्ष के लिए ईरान को दोषी ठहराने की कोशिशें उकसावे वाली थीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली से कहा कि बीजिंग मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए मिस्र के साथ काम करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में बैठक में कहा कि क्षेत्र और दुनिया में अधिक निश्चितता और स्थिरता लाने के लिए चीन मिस्र के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हमास आतंकवादियों द्वारा बंधकों के इजरायलियों के परिवार के सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपने लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई।
इस बीच बंधकों के रिश्तेदारों सहित कई दर्जन प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने गजा में कम से कम 199 लोगों को बंधक बना रखा है। इस बीच दुनिया भर में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन का दौर जारी है। वॉशिंगटन में सैकड़ों यहूदी शांति कार्यकर्ताओं ने रैली की, बाइडेन प्रशासन और कांग्रेस से युद्ध विराम के लिए दबाव डालने का आह्वान किया। लगभग 200 प्रदर्शनकारियों, जिनमें से कई यहूदी वॉइस फॉर पीस समूह से थे, उन्होंने यूएस कैपिटल के पास कैनन हाउस ऑफिस बिल्डिंग के रोटुंडा को भर दिया और नारे लगाए। वहीं फिलिस्तीनी के समर्थन दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी एथेंस में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने सिंटागमा चौराहे से मार्च निकाला। कुछ लोगों ने इजरायली दूतावास के बाहर झंडे लहराए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी। इससे पहले यूरोपीय देशों ने बीते महीने एक संयुक्त बयान जारी किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर मिसाइल और परमाणु प्रतिबंध बरकरार रखने का निर्णय लिया था। और बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां तेल अवीव में मौजूद थे। उन्होंने ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। क्या कुछ निकला उस मुलाकात में, आइए देखते हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हो रहे प्रयासों में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और मिस्र गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए मिस्र अपनी सीमा खोल रहा है ताकि सहायता सामग्री से भरे ट्रक गजा में प्रवेश कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके मिस्र के समकक्ष अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के बीच फोन पर लंबी बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी। फैसले की जानकारी खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने दी। मेरा प्रयास था कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना संभव हो सके। इसके लिए मैंने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो रफा क्रॉसिंग खोलेंगे। इससे 20 ट्रक तक गाजा में दाखिल हो सकेंगे। मेरे दूत इस समय कायरा में हैं। वो इस मामले को देखेंगे। मैंने उन्हें सभी जरूरी फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। रफा क्रॉसिंग खुलने का इंतजार गजा के लोगों ही नहीं, उन सभी देशों और संगठनों को भी था जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाना चाहते थे। मिस्र और गजा को जोड़ने वाली इस क्रॉसिंग पर पिछले कई दिनों से राहत सामग्री से भरे ट्रकों की कतारें प्रवेश की अनुमति मिलने के इंतजार में खड़ी थीं। हालांकि इस क्रॉसिंग के पास इजराइल के एक हवाई हमले की वजह से सड़क टूट गई है। उसके बनने के बाद ही राहत सामग्री से लदे ट्रक गजा में प्रवेश कर पाएंगे। वो सड़कों के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करेंगे। उन्हें रास्ते के गड्ढों को भरना होगा। इसके बाद ही वहां से ट्रक गुजर सकेंगे। मुझे लगता है कि इस सारे काम में जो समय लगेगा उसको देखते हुए शुक्रवार तक प्रवेश कर सकेंगे। अमेरिका और मिस्र के बीच गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को लेकर सहमति बनने की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन आगे का सफर इतना आसान भी नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हमास के हाथों बंधक बनाए गए अपने लोगों की रिहाई तक वो अपनी भूमि से गजा में कोई सहायता नहीं जाने देंगे। इजराइल ने बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को रेड क्रॉस के अधिकारियों से मिलने देने की भी मांग की है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अनुरोध पर मिस्र के रास्ते गजा में पहुंचने वाली राहत सामग्री को नहीं रोकेगा। इजराइल ने इसके लिए कई शर्तें भी लगाई हैं, जैसे इस सामग्री में केवल खाना, पानी और दवाएं हों। इजराइल की ये शर्त भी है कि ये सामग्री केवल उन्हीं आम नागरिकों तक जाए जो दक्षिणी गजा में रहते हों या फिर वहां भेजे गए हों। साथ ही आपूर्ति हमास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमास तक आपूर्ति पहुंचने का कोई भी प्रयास इजराइल रोक देगा। बंदियों के संबंध में मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को 3 बातें स्पष्ट की। पहला, मैंने अपने बंदियों की वापसी की मांग की और हम हर संभव तरीके से उनकी वापसी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
दूसरा, उनकी वापसी तक हम अपने बंदियों के लिए रेड क्रॉस विजिट की मांग कर रहे हैं। तीसरा, हम अपने क्षेत्र से गाजा पट्टी तक भोजन और दवाओं के रूप में मानवीय सहायता की अनुमति नहीं देंगे। गजा को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका ने भी नई घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा और पश्चिमी तट के लिए $100 मिलियन देने की बात कही है। I am also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. गजा में मानवीय सहायता की जरूरत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय अधिकारी लगातार चेता रहे हैं। हालात को देखते हुए कई देश राहत सामग्री रवाना कर रहे हैं, लेकिन वो अभी मिस्र में ही फंसी हुई है। वेनेजुएला की तरफ से भेजी गई 30 टन राहत सामग्री भी ऐसे ही मिस्र में पड़ी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने 30 टन मानवीय सहायता भेजी थी। इससे पहले यूरोपीय संघ गजा में मानवीय सहायता आपूर्ति के लिए मिस्र तक एक एयर कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर चुका है। उधर रेड क्रॉस भी सहायता पहुंचाने के प्रयासों में लगा है। संगठन की मांग है कि उसकी टीम को गजा में प्रवेश के लिए एक सुरक्षित मानवीय गलियारा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी सर्जिकल टीम और लगभग 60 टन मेडिकल आपूर्ति से लगे ट्रक वहां पहुंच सकें। चुनौतियां आने वाली हैं। पहला तो यही कि हम गाजा में प्रवेश कर पाएं। यही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा। फिर वहां का स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो चुका है। वहां ईंधन, पानी और खाना नहीं है। इससे काम और मुश्किल होगा। फिर गाजा में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुरक्षा खतरे भी होंगे। गौरतलब है कि रफा क्रॉसिंग गजा से बाहर निकलने का सबसे दक्षिणी पोस्ट है और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्थित है। इजराइल द्वारा हमास के आतंकी हमले के बाद गजा की नाकेबंदी कर दी गई है। इसके बाद मानवीय सहायता के लिए यही एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। तो मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। फतेह अल-सीसी से जो बाइडेन ने बात की, पर वहीं कल जब राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, 5 साढ़े 5 घंटे ये मुलाकात चली। वो क्लियरली इजराइल के साथ खड़े दिखे। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जो गाजा में अस्पताल पर बॉम्बिंग हुई है उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यहां टेल अवीव को बुधवार को चली जो मीटिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मीटिंग करीब 5 घंटों के ऊपर चली और उसमें सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन नहीं थे। जो बाइडेन अपने साथ अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर को भी साथ लेके आए थे। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की टीम में उनकी पूरी युद्ध कैबिनेट थी, वॉर कैबिनेट थी। जो बाइडेन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि अमेरिका इजराइल के साथ है जब हमास के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप अपने लोगों की रक्षा के लिए काम करेंगे तो हम इजराइल का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम निर्दोष नागरिकों के लिए और अधिक त्रासदी को रोकने के लिए आपके और पूरे क्षेत्र में भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो अटैक गाजा के हॉस्पिटल पर हुआ है उसके लिए वो इजरायलियों को जिम्मेवार नहीं ठहराते। मैं कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से बहुत दुखी और क्रोधित हूँ। मैंने जो देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है जैसे यह दूसरी टीम ने किया है, आपने नहीं। पर बहुत कड़ा संदेश था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कि आपको सिविलियन डेथ्स का जायजा लेना होगा और ऐसी मिलिट्री कार्रवाई करनी होगी जिसमें मिनिमम डैमेज हो। आप एक यहूदी राज्य हैं, लेकिन आप भी एक लोकतंत्र हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आप आतंकवादियों के नियमों के अनुसार नहीं रहते हैं। आप कानून के शासन में रहते हैं। जो बात हमें आतंकवादियों से अलग करती है वो ये है कि हम हर मानव जीवन की मौलिक गरिमा में विश्वास करते हैं। इजरायली, फिलिस्तीनी, अरब, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हर किसी की। आप वह चीज़ नहीं छोड़ सकते जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हॉस्टेजेस को जल्द रिहा करवाने की कोशिशें ऑन हैं और रीजनल पार्टनर्स के साथ बात हो रही है।
क्लियरली इंडिकेशन ये है कि अरब वर्ल्ड के जो मुल्क हैं उनके थ्रू हमास के साथ बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, जो बंदी हैं उनको जल्द छुड़ाने की। वहीं उन्होंने इजराइल से अपील किया कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को आप अलाउ करें अंदर जाने के लिए, ताकि वो जाके हॉस्टेजेस को मिल सकें और उनकी स्थिति और उनकी सेहत का जायजा ले सकें। चौथी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलेगा, आप एड अंदर जाने देंगे। तो कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, दोनों खेमे कूटनीतिक का प्रयास जारी रख रहे हैं। मीटिंग्स हो रही हैं। कल जो बाइडन यहाँ थे, आज ऋषि सुनाक यहाँ हैं। वहीं इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कल जद्दा में मुलाकात की। पर इस सब के बीच इजराइल और ईरान की जुबानी जंग और तेज हो गई है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच कूटनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। संघर्ष विराम को लेकर प्रयास जारी हैं। मेल मुलाकातों के इसी क्रम में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल यात्रा के बाद मिस्र पहुंचे। उन्होंने राजधानी काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान गजा में मानवीय सहायता का मुद्दा भी चर्चा में रहा। मुलाकात के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और ईरान को संघर्ष में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी। ऐसी ही चेतावनी वो जॉर्डन दौरे के दौरान भी दे चुके हैं। हम मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि गाजा पट्टी तक जल्द से जल्द मानवीय पहुंच हो। वहां के लोगों को पानी, खाना और दवा की जरूरत है। इस समय मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इसमें लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ने से रोकने के अपने लक्ष्य में मिस्र और जर्मनी एकजुट हैं। एक बार फिर मैं हिजबुल्लाह और ईरान को स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूं कि वे इस संघर्ष में हस्तक्षेप न करें। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने फिलिस्तीनियों को गजा से मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप लाने के विकल्प को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के विस्थापन के बाद पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य का गठन असंभव हो जाएगा। गजा पट्टी से मिस्र तक फिलिस्तीनियों के विस्थापन के विचार का सीधा सा अर्थ है कि वेस्ट बैंक से जॉर्डन तक फिलिस्तीनियों के विस्थापन से भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। इसका मतलब ये है कि जिस फिलिस्तीनी राज्य के विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस पर चर्चा कर रहा है, वो अब संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन या मिस्र की सीमा में धकेलने के विकल्प को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका देश अब और फिलिस्तीनी शरणार्थी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि मिस्र का भी ऐसा ही मत है। इस मामले में जॉर्डन ही नहीं, मिस्र की तरफ से भी बोल सकता हूं। हम न जॉर्डन में और अधिक शरणार्थी स्वीकार करेंगे और न मिस्र में। ये मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत वाली स्थिति है। इसे गाजा और वेस्ट बैंक में ही निपटाया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी लोगों की चुनौतियां और भविष्य को दूसरों के कंधों पर नहीं धकेलना चाहिए। उधर ईरान इस मामले में लगातार आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गजा के हालात के बहाने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने पूरी स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मैं अमेरिकियों से कहता हूं, आज आप क्षेत्र के लोगों की आंखों के सामने रॉकेट आपूर्ति कर रहे हैं। आप इजराइल को हथियार दे रहे हैं। गाजा के लोगों पर जो बम गिर रहे हैं वो आपके हैं। लोग आपको इन अपराधों में भागीदार मानते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच दुनिया की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं इसका दायरा बढ़ न जाए। वैसे भी इजराइल लबनान सीमा पर पिछले कई दिनों से लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ईरान के आक्रामक तेवर और इजराइल का वैसा ही कड़ा रुख आशंकाओं को जन्म दे रहा है। इजराइल का आरोप है कि लेबनान का शिया संगठन हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से हमले कर रहा है। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई में इजराइल को उलझाना चाहता है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो 2 मोर्चों पर लड़ाई के लिए भी तैयार है।
हमारी समझ के अनुसार ईरान हालात बिगाड़ना चाहता है, इसके लिए वो हिजबुल्ला का इस्तेमाल कर रहा है। मैं हिजबुल्ला को चेतावनी देता हूँ कि संभल जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है। हम इसे और भी मोर्चों पर कर सकते हैं। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि लेबनान हिजबुल्ला को काबू में रखे और उसे हमारे लोगों के खिलाफ अपने हमले जारी रखने से रोके। अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर होंगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस संघर्ष के विस्तार की आशंका से सभी चिंतित हैं। अब देखना ये होगा कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और हिजबुल्ला के साथ उसकी झड़पों को अभी रोका जाता है या नहीं। सवाल ये भी अहम है कि क्या विश्व नेताओं के प्रयास संघर्ष विराम का कोई रास्ता निकाल सकेंगे। और वहीं यूएन सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया संघर्ष विराम को लेकर। अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया था। अमेरिका का आरोप है कि इसमें इजराइल के आत्म सुरक्षा के अधिकार का जिक्र नहीं है। वहीं रूस ने भी जो प्रस्ताव लाया था उससे एक दिन पहले वो भी पारित नहीं हो पाया। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर अपनी वीटो का इस्तेमाल किया, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष के बीच गाजा में फलस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य रूस और ब्रिटेन अनुपस्थित रहे। 5 स्थायी सदस्यों में से शामिल अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर दिया। इस कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव को अपनाने में विफल रही। वैश्विक निकाय में किसी भी प्रस्ताव के लिए उसके पक्ष में कम से कम 9 वोट होने चाहिए। साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से किसी से भी एक भी वीटो नहीं होना चाहिए। मतदान के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहने के लिए प्रस्ताव की आलोचना की। हम जमीनी स्तर पर कूटनीति का कठिन काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमें उस कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, खासकर जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस, राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री ब्लिंकन उन्हीं मुद्दों पर गहन बातचीत कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका निराश है कि इस प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी और इजरायली राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की, लेकिन इसके लिए दोनों के अपने अपने तर्क थे। एक राजनीतिक आपदा चल रही है और फिर भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद केवल एक ही बात कहने में असमर्थ है कि रक्तपात को रोकना वास्तव में मायने रखता है। मैं दोहराता हूं कि खून खराबा बंद करो। फिलिस्तीनियों को मारने से इजराइल कभी भी अधिक सुरक्षित नहीं होगा। अब तक परिषद ने गाजा की स्थिति के लिए हमास को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना तो दूर, किए गए अत्याचार के लिए हमास की निंदा तक नहीं की है। लेकिन यहाँ हम मानवीय गलियारों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या किसी और को नहीं दिखता कि शांति, संयम और संघर्ष विराम की मांग करना एक मजाक है? ऐसे कदमों से हमास नामक कैंसर खत्म नहीं होगा। मानवीय गलियारे से अत्याचार को नहीं रोका जा सकता है। एकमात्र चीज जो इस हमास का पूर्ण विनाश करेगी वो है कि इस बुराई को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने रूसी प्रस्ताव के खारिज होने पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप इजराइल के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार पर मसौदा प्रस्ताव को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। जिस मसौदा प्रस्ताव पर हमने अभी मतदान किया है वो 7 अक्टूबर को इजराइल पर भयावह हमास आतंकवादी हमले की सही निंदा करता है। ये भी स्पष्ट करता है कि सभी कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप की जानी चाहिए। ये मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है और संघर्ष की क्षेत्रीय वृद्धि को रोकने की इस परिषद की साझा प्राथमिकता पर जोर देता है। हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिषद की दृष्टिकोण को स्थापित करने के मसौदा प्रस्ताव के प्रयासों का स्वागत और समर्थन करते हैं। लेकिन हमास के हमलों में 1400 से अधिक लोगों के मारे जाने और लगभग 200 लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप इजराइल के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार पर मसौदा प्रस्ताव को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत झांग जून ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने परिषद के सदस्यों को यह विश्वास दिलाया कि बातचीत के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करने या विरोध व्यक्त नहीं करने के बाद प्रस्ताव को अपनाया जा सकता है। पिछले 40 घंटों में उन्होंने ब्राजीलियाई मसौदे पर ना तो भरोसा किया है, ना ही विरोध व्यक्त किया है, और जिसके कारण हमें उम्मीद थी कि आज वे इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे और परिषद अनुकूल तरीके से प्रस्ताव को अपनाने में सक्षम होगी। हालांकि मतदान का अंतिम परिणाम अविश्वसनीय से कम नहीं है। चीन का ये भी मानना है कि ब्राजील के प्रस्ताव में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। गौरतलब है कि ब्राजील के पास इस महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सोमवार रात गाजा में जारी हिंसा पर लाया गया रूस का प्रस्ताव खारिज हो गया था। दरअसल रूस के प्रस्ताव में गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की गई थी, लेकिन इसमें हमास या उसके द्वारा इजरायली नागरिकों पर किए गए बर्बर हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। ऐसे में पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जियोपॉलिटिक्स जारी है। हर मुल्क अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टैंड ले रहा है, अपोजिशंस ले रहा है। वहां जंग भी जारी है। लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर हवा से हमले कर रहा है, गोले दाग रहा है, आर्टिलरी फायर दाग रहा है। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर रॉकेट फायर कर रहा है। कूटनीति भी जारी है। जो बाइडेन यहाँ थे, ओलाफ शोल्स यहाँ थे, अब ऋषि सुनाक आज यहाँ है। कूटनीति भी जारी है। इस सब का परिणाम क्या निकलेगा? इस सब का क्या जो मानवीय कॉस्ट दी जा रही है, जो दिक्कतें दोनों साइड के, दोनों पक्ष के लोगों को आ रही हैं, वो रुक पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ टेल अवीव से आज इतना ही। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे यहाँ जमीन से। डीडी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।